हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन के लिए टॉप 20 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें कि हम लोग मुख्य रूप से कवर करने वाले हैं जीके जीएस को। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी जो है मैथ और साथ में आपका जो है हिंदी और इंग्लिश का प्रश्नों को पढ़ा करके रखा है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपने पढ़ा नहीं होगा तो वो जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग यहाँ मुख्य रूप से कवर करने वाले हैं जीके जीएस को, क्योंकि जीके जीएस से जो होता है ना सबसे ज्यादा प्रश्न आपका पूछा जाता है। लगभग 70 नंबर आपका जीके जीएस से ही पूछा जाता है, इसलिए जीके जीएस पर हम ज्यादा से ज्यादा आपको कमांड करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सारा आपका सिलेक्टेड प्रश्न होगा जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी आपको प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। तो पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बिहार लेवल के आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको ज्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात करें कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये उदयन के द्वारा बनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कहीं कहीं उदयन अगर लिखा नहीं रहेगा तो उदयन लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ में अगर हम बात करें तो उदयन जो था ना ये हरियक वंश का शासक था। कौन था? तो हरियक वंश का शासक आपका उदयन था। और साथ में बात करें कि हरियक वंश की जो स्थापना किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना कि बिंबिसार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो आपका बिंबिसार के द्वारा हरियक वंश की स्थापना किया गया था। ये भी याद रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए 2 नंबर में पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो नालंदा से रिलेटेड आपको और साथ में विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय, इन दोनों से रिलेटेड आपको बार बार पूछा जाता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ये काफी फेमस होने के कारण से इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आपको याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपसे पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगर हम लोग बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपका 25 नवंबर 2010 को हुआ था। याद रखना है कि 25 नवंबर 2010 को नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका किया गया था। इतना चीज आपको नालंदा विश्वविद्यालय से याद रखना। और साथ में बात करें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि इसका जो है संस्थापक कौन है, तो ये आपका धर्मपाल हो जाएगा, ठीक है, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है। और ये कहाँ पर स्थित है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इतनी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको पूछा नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो 3 नंबर में पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि मुख्यमंत्री जो होते हैं ये किसके प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया हुआ राज्य प्रशासन चलाना, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन सी राज्य की सुरक्षा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये राज्य की सुरक्षा मार देंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप मार दीजिएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये किससे संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तब आपका यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका नहीं दिया हुआ रहेगा कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो राज्य की सुरक्षा से ये आप मार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये मार दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो मुख्यमंत्री जो होते हैं ये राज्य की सुरक्षा से आपका संबंधित नहीं होता। अब आपको लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री जो होते हैं ये राज्य की सुरक्षा से ही संबंधित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो होते हैं ये आपके राज्य की सुरक्षा से संबंधित नहीं होते। अगर हम लोग बात करें कि ये क्यों नहीं होते, तो देखिए 355 के तहत आर्टिकल 355 के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो संघ सरकार जो होते हैं ये राज्य की सुरक्षा से संबंधित होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए 4 नंबर पूछा जा रहा है कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वित्तीय घाटे की अगर हम बात करें तो वित्तीय घाटे में क्या होता है कि जितना हमारा इनकम होता है उससे ज्यादा हमें व्यय होता है, यानी कि व्यय की तुलना में इनकम जो होता है ये कम होता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय घाटे के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि सभी मदों से जो प्राप्त आय होता है ये क्या होता है कि खर्च से कम होता है। जितना हम लोग खर्च करते हैं उतना हम लोग का क्या होता है, आय नहीं हो पाता। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय घाटे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो हम लोग ये बात करें कि मूल रूप से भारतीय संविधान में जो है नागरिकों का कौन सा जो मौलिक अधिकार ये प्रदान नहीं किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि मूल जो अधिकार है जो कि संविधान में भी दर्जित है ये कौन कौन सा अधिकार। तो मूल अधिकार की सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ बात करें तो मूल अधिकार देखिए 7 है टोटल। अगर मूल संविधान की बात करें तो ये 7 है। और ये जो है अभी क्या है कि जो संपत्ति का अधिकार था टोटल में आपका मूल संविधान में जो
मूल अधिकार था व्यक्ति का, इसमें 7 था, लेकिन इसमें संपत्ति का अधिकार जो था ये हटा दिया गया, जिसके कारण से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अभी 6 जो है मौलिक अधिकार व्यक्ति के पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो हटाया गया था ये क्या संविधान संशोधन में हटाया गया था। 44वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो व्यक्ति का जो संपत्ति का अधिकार था तो हटा दिया गया था। तो अभी वर्तमान में बात करें तो कितना है, ये 6 है। ये 6 कौन कौन सा है, तो ये आपका समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो भी अधिकार है ये भी अधिकार है व्यक्ति के पास, और साथ में बात करें तो संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है। तो ये 6 ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि व्यक्ति के पास अभी उपलब्ध है। और साथ में बात करें कि मूल संविधान के बारे में पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने व्यक्ति के मौलिक अधिकार थे, तो ये आपका 7 हो जाएगा। और लेकिन जो घट करके 6 हुआ है ये कब हुआ था, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तब हुआ था। और ये मूल जो संविधान हुआ था जिसमें कि व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, ये 42वां संविधान संशोधन में व्यक्ति को प्रदान किया गया था। इतने चीजों को यहाँ से आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट के अगर यहाँ और बात करें कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ये तो आपका है। और दूसरा बात करें कि लिंग समानता का अधिकार, समानता का अधिकार भी मैंने आपको बता दिया अभी, तो ये भी आपका है। अगर सूचना के अधिकार की बात करें तो सूचना का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ में बात करें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये भी अभी जो है बचे हुए, सिर्फ संपत्ति का जो अधिकार था ये व्यक्ति के पास से हटा दिया गया। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च न्यायालय है उनका मानना है कि सूचना का अधिकार जो है ये भी क्या है, तो ये भी आपका जो है मौलिक अधिकार है। लेकिन इसको जो है संवैधानिक संशोधन, संविधान जब संशोधन हुआ था तो इसको अभी तक जो इसमें जो इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और सूचना का जो अधिकार अधिनियम जो लाया गया था ये कब लाया गया था, तो ये 2005 में लाया गया था। इसको भी याद रखना, ये भी डेट इसके बारे में आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ब्रेटन वुड्स समझौता पर हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका गठन की अगर हम लोग बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, यानी इसका गठन कब हुआ था, तो 1944 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इसके बारे में भी पूछा जाता है। और अगर लोग बात करें कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो ये भी आपका 1944 में आपका विश्व बैंक की भी स्थापना हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि दोनों जो कहाँ पर ये इसका गठन हुआ था, तो दोनों का अमेरिका में हुआ था। और विश्व बैंक की भी मुख्यालय की बात करें तो आपका अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 7 नंबर में, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए झूम की खेती की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो अधिकतर जो ये इसका क्षेत्र है ये नागालैंड में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही हम लोग अगर ये बात करें कि पूछा जाता है कि भारत में जो है इंग्लिश सबसे ज़्यादा कहाँ पर बोली जाती है, तो ये नागालैंड में ही बोली जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं झूम खेती के बारे में, अगर बात करें तो झूम खेती जो होते हैं ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी हानिकारक होते हैं। पर्यावरण में क्या कहते हैं, प्रदूषण को पहुँचाने का भी कार्य करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा है 8 नंबर में कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रावधान किया है, ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि बिहार फार्मन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों के लिए महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को प्रावधान किया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 2016 में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। और बिहार से रिलेटेड आपको यहाँ पर 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो भी आपका फैक्ट बना है बिहार से रिलेटेड, इसको भी यहाँ पर आपको देख लेना। ठीक है, जनगणना की बात करें तो बिहार में जो 2011 में जनगणना हुआ था इसमें 1106 व्यक्ति जो प्रति वर्ग किलोमीटर था, ये भी याद रखना। साक्षरता दर की बात करें तो 61.80% बिहार का साक्षरता दर है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये बिहार का है और सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, और साथ में अगर हम लोग बात करें कि जो है बिहार का प्रति व्यक्ति यानी कि पूरा भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक कहाँ पर है, तो ये आपका गोवा का हो जाएगा। और सबसे कम की बात करें तो ये आपका बिहार का हो जाएगा। तो इतनी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 9 नंबर में, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित व्यक्ति की बात करें ये कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 10 नंबर में, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो हिंदी में कुछ प्रश्न आपको जो है जो कि आपका सिलेक्टेड
मैं जो है स्पेशल डाल दूंगा, जो कि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि ये क्या होता है कि हिंदी में जो है ना, इस चैप्टर से भी कुछ कुछ जो होता है, जैसे कि कुछ लाइन जो है उठा करके आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये आपका कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है कि कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि वही लेवल का लगभग आपका पूछा जाता है बराबर। तो ऐसे प्रश्नों को हम जो किसी खास वीडियो में आपको दे देंगे, तो वहाँ से करके आप रीड कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना था। प्रेमचंद का जन्म की बात करें कि कहाँ पर हुआ था, तो इसमें करेक्ट की बात करें तो इसमें आपको 31 जुलाई 1880 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो आपका वाराणसी में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए 11 नंबर में पूछा जा रहा है, अति सुदो स्नेह मार्ग है जहाँ नेकू अस्नायप बांका बांक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किसकी उक्ति है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए किसकी उक्ति है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो घनानंद की उक्ति है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब घनानंद की तो आप पढ़ नहीं पाओगे पूरा स्टोरी इसका, तो आपको क्या करना है कि जो भी सिलेक्टेड होगा इसको हम जो किसी खास वीडियो में आपको डाल देंगे, तो वहाँ से करके आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर को देखिए पूछा जा रहा है 12 नंबर में, 20 के दांत किसकी रचना है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 20 की दांत की बात करें कि 20 की दांत जो है किसकी रचना है, तो नलिन विलोचन शर्मा की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 13 नंबर में, विडंबना का समानार्थक शब्द है, बताइए विडंबना का समानार्थक शब्द आपका क्या हो जाएगा। तो विडंबना की बात करें समानार्थक शब्द के लिए आपका उपहास हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है, सरला से फल खाया जाता है, कृतवाच्य इसका क्या होगा, बताइए। तो सरला से फल खाया जाता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि सरला फल खाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए, एक पूर्णता प्रत्याष्टा टक्कर में क्या होता है, बताइए। जब भी मान लेते हैं कि किसी भी दो वस्तु में क्या होता है कि टक्कर होता है, तो इसमें आपका क्या कांस्टेंट रह सकता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो बताया कि इसमें आपका क्या कांस्टेंट रह सकता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो संवेग और गतिज दोनों संरक्षित रहता है। ये प्रश्न जो है ना, ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा हुआ है और हर एक प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आपका जो है पूछा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है कि जब एक रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है, किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे जैसे हम लोग किसी भी सीट या गद्दे पर बैठते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, गद्दा दब जाता है। और जब कोई भी चीज़ अगर दब जाता है, मान लेते हैं कि चाहे वो स्प्रिंग ही आपका क्यों ना हो, तो वो क्या होता है कि जब दब जाता है उसके बाद जो उसमें एनर्जी जो स्टोर हो जाता है वो आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वो क्या होता है कि स्थिति आपका ऊर्जा रहता है उसमें। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो पूछा जाता है आपको बराबर कि तीर धनुष जो होता है उसमें जो हम लोग कमान को खींचते हैं उसमें किस प्रकार का ऊर्जा होता है, तो उसमें आपका स्थिति ऊर्जा होता है। और जब हम लोग छोड़ते हैं तो स्थिति ऊर्जा क्या होती है कि गतिज ऊर्जा में आपका परिवर्तित हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 17 नंबर में पूछा जा रहा है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वो है, तो बताया कि जैसे कि सैलून वगैरह में क्या होता है कि दर्पण लगा हुआ रहता है, लेकिन वो आपको लग रहा होगा कि समतल दर्पण है, जबकि वो समतल दर्पण नहीं रहता है। वो क्या रहता है, लगभग आपका अवतल दर्पण रहता है, लेकिन उसका जो है फोकस जो रहता है वो इतना बड़ा रहता है कि हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि ये रियल में जो है ये आपका अवतल दर्पण है। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में अंदर का जो भाग होता है ये धंसा हुआ होना चाहिए, लेकिन उस मिरर में क्या होता है कि जब तक कि अवतल दर्पण जब तक नहीं रहेगा तो उसमें आपका जो है ना प्रतिबिंब आपका ज़्यादा नहीं बन पाएगा, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा। जो कि आप निकालते हैं थीटा बटे 360 करके निकालते हैं, तो वो जो है आपका नहीं निकल पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करो तो यहाँ पर आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, जो कि हजामती दर्पण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिसे वही है आपका दाढ़ी बनाने में बोलो या फिर हजामती दर्पण के रूप में बोलो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है कि ठोस में चल सकने वाली तरंगे है, तो बताइए कि ठोस में चल सकने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, ये आपको अगर पूछा जा रहा है। तो ठोस में बात करें तो यहाँ पर आपका अनुप्रस्थ भी इसमें चल सकता है और जबकि अनुदैर्ध्य भी चल सकता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि ठोस में क्या होता है कि दोनों प्रकार के तरंगे गमन कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि अनुदैर्ध्य तरंग की अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो अनुदैर्ध्य तरंग एक ऐसा तरंग है जो कि आपका ठोस में गमन करती है, और साथ में अगर हम लोग बात करें तो ठोस के साथ ये जो है आपका गैस में भी गमन करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका द्रव में भी गमन करती है। तो ठोस द्रव ये तीनों में आपका गमन करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि अनुदैर्ध्य के बारे में पूछेगा कि कौन ऐसा तरंग है जो कि ठोस गैस और द्रव तीनों में गमन कर सकता है, तो ये आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 19 नंबर में
निम्नलिखित में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है। तो ये कैसा कब ऐसा कंडीशन बन सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि इधर से अगर प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका प्रकाश बिंदु, इस पर अगर डायरेक्ट पड़ती स्ट्रेट लाइन में पड़ना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन में पड़ता है तो ये क्या होगा कि रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये सीधा क्या होगा कि इसी मार्ग में पुनः क्या होगा वापस लौट जाएगी। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये आपका एक सरफेस है, अगर इधर से पड़ता है तो इधर से अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि पड़ रहा है तो ये क्या होगा कि इधर आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी अगर स्ट्रेट लाइन से अगर आ रही है और वो क्या होता है कि किसी खास बिंदु पर अगर पड़ता है, पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन में पड़ता है, तो वो क्या होता है कि पुनः उसी मार्ग में वो लौट जाती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं आपका प्रकाश बिंदु हो जाएगा कि प्रकाश बिंदु पर अगर किसी भी प्रकार की अगर यदि हम लोग बात करें कि सूर्य किरण आती है तो वो क्या होता है कि बिना रिफ्लेक्ट किए वो क्या होता है कि सीधे उसी पथ पर लौट जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये प्रश्न आप सभी के सामने, ये आपका लास्ट प्रश्न है और यहाँ पर आपको बताना है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कब बन सकता है। तो ये सिर्फ आपका कंडीशन आपका कहाँ पर अप्लाई होता है, तो ये अवतल दर्पण में अप्लाई होता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा काल्पनिक बनता है, लेकिन ये वस्तु से छोटा बनता है। अब कैसे आप इसको जो है प्रैक्टिकल में देख सकते हो, तो जैसे कि गाड़ी का साइड मिरर देख लीजिए, उतना बड़ा बड़ा गाड़ी अगर पीछे से आता है तो हम लोग को पूरा छोटा वो दिखाई पड़ता है। ऐसा कंडीशन कहाँ पर हो सकता है, तो ये उत्तल दर्पण में ही हो सकता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि काल्पनिक हमेशा बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जैसे कि ये मान लेते हैं आपका अवतल दर्पण है और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपका जैसे कि पोल है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर पोल हो गया। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका फोकस होता है और यहाँ पर आपका सी। तो कोई भी वस्तु को जब तक हम लोग फोकस और पोल के बीच ना रखेंगे तब तक अवतल दर्पण में आपका काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से जब इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो ये क्या होता है कि वस्तु से आपका बड़ा बन जाता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर के आते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, ब्लेस यू।